बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है डिटर्मिनेंट से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट को डिफ़ाइन कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका टू रोज और 2 कॉलम्स हैं। तो इसके डिटर्मिनेंट को हम डिनोट करते हैं डी ई टी ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ए के साथ दो स्ट्रेट लाइंस लगा के कैलकुलेटेड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, पहले हम डायगनल की एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं A11 इंटू A22 माइनस, ये माइनस फार्मूला में होता है, और उसके बाद नॉन डायगनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं A12 A21। ये मेथड है 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने का। उसके बाद अगर हमारे पास 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखिएगा। हमारे पास ए मैट्रिक्स है एक, तो उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले A11 आएगा। उसके बाद A11 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उन दोनों को छोड़ के जो बाकी का डिटर्मिनेंट है वो आपने यहाँ पर लिख लेना है। A22 A33 और A22 A23 एंड A32 A33। उसके बाद माइनस, ये माइनस यहाँ पर कैसे आता है वो हम आगे जाके देख लेते हैं। अब इस ये फार्मूला में आप ये सोचेगा कि ये प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस एंड सो ऑन चलता रहता है। माइनस, आप सेकंड एलिमेंट उठाया हमने A12, उस रो को और उस कॉलम को हमने स्किप किया, बाकी का लिखा A21 A23 और A31 A33, प्लस लास्ट एंट्री A13 और उस रो और उस कॉलम को स्किप किया हमने A21 A22 A31 A32। और इसको कैसे कैलकुलेट करना है, जैसे हमने ऊपर इसको कैलकुलेट किया था। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट 3x3 मैट्रिक्स का कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद डेफिनेशन है हमारे पास माइनर की। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम is again a matrix Mij of order n-1 and Mij is called the ijth minor of A। आप किसी भी मैट्रिक्स की स्पेसिफिक रो और कॉलम को डिलीट करते हैं तो जो बाकी आपके पास बचेगा वो भी एक मैट्रिक्स बचेगा जिसका ऑर्डर एक कम हो चुका होगा। पहले ऑर्डर n था, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ऑर्डर 3 है, 3 रोज 3 कॉलम्स। तो जब आप किसी एक रो और एक कॉलम को डिलीट कर देते हैं तो जो बाकी आपके पास बचता है वो 2x2 बचता है। तो अगर पहले n था तो उसमें से एक कम, जैसे 3 था तो अब 2 रह गया, ये n था तो ये n-1 रह गया, उसको हम बोलते हैं कि ये माइनर है। और ये याद रखना है आपने कि ये माइनर जो है ये मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स में से आपने रोज़ को डिलीट किया तो जो बाकी बचेगा वो भी एक मैट्रिक्स ही होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन, लेट Mij बी द ijth माइनर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, यानी कि हमने किसी मैट्रिक्स में से ith रो और jth कॉलम को रिमूव कर दिया हुआ है और जो बाकी बचा है उसको हमने लिख लिया यहाँ पे, वो माइनर है हमारे पास। then Aij is equal to -1 raised to power I plus j into determinant of Mij is called the ijth cofactor of A। करना आपने क्या है कि -1 रेज टू पावर I प्लस जे, ये Mij यहाँ पर जो भी सब्सक्रिप्ट होगा आपने -1 की पावर में उनको ऐड करके लिख देना है, और उसके बाद ये जो Mij आपने माइनर निकाला था उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। तो ये एक नंबर आएगा आपके पास, तो ये इसको हम बोलते हैं ये कोफैक्टर है ए का, ijth कोफैक्टर यानी 2 3 कोफैक्टर। एग्जांपल देखें इसी की। हमारे पास एक मैट्रिक्स है A जो कि 4x4 का है, तो उसका जो M23 है, M23 का मतलब है 2th रो, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, इन दोनों को डिलीट करना है आपने। ये हमारे पास सेकंड रो है, इसको डिलीट किया, और ये थर्ड कॉलम है, इसको डिलीट किया। इन दोनों को डिलीट करने के बाद जो बाकी बचेगा 2 -1 4, फिर 3 4 1 और -3 2 1, ये हमारे पास माइनर 2 3। और M42 क्या होगा, फोर्थ रो और 2 सेकंड कॉलम को रिमूव करने से, ये फोर्थ रो और ये सेकंड कॉलम, ये रो और ये कॉलम डिलीट करने के बाद जो बचेगा वो होगा 2 3 4 3 5 -2 एंड 3 2 1। ये हमारे पास माइनर आ गया। आई होप आपको माइनर की समझ आ गई होगी। और जो हमारे पास कोफैक्टर है, अगर हमने इसी माइनर का कोफैक्टर फाइंड करना हो A23 तो हम क्या करेंगे, -1 रेज टू पावर 2 + 3। हमने यहाँ के क्या पढ़ा था, Aij इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर I प्लस j।
तो सिमिलरली A23 इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 2 + 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ M23। ये जो आपके पास मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया हमने, जिस तरह से हमने ये फाइंड किया था। तो ये हमारे पास इक्वल किसके आएगा, -82 के। ये जो -1 पावर 2 + 3 है, ये जस्ट इसका साइन बताता है कि ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, कि अगर ये सम इवन है तो ये पॉजिटिव आएगा, अगर ये सम ऑड है तो फिर ये नेगेटिव आएगा। इसी तरह A42 -1 रेज टू पावर 4 + 2 और डिटर्मिनेंट ऑफ M42, तो ये हमारे पास -45 आ गया। आप लोग कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं जो हमने स्टार्ट में ये जो एक्सप्रेशन फाइंड की थी, डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया था। तो अगर हम इसको गौर से देखें, इस पोर्शन को, सिर्फ ये A11 को छोड़ के जो बाकी का हमारे पास बच रहा है, वो हमारे पास क्या बच रहा है, वो हमारे पास A11 बच रहा है। तो -1 रेज टू पावर 1 + 1, तो ये 1 + 1 है इसलिए ये पॉजिटिव। आगे 1 + 2 है इसलिए ये नेगेटिव, फिर 1 + 3 पॉजिटिव, अगला 1 + 4 फिर नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस वजह से ये आ रहा था, जो आप हमने कहा था कि आगे चल के देखते हैं कि ये पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, -1 रेज टू पावर 1 + 1, -1 रेज टू पावर 1 + 2, तो -1 पावर 3 नेगेटिव, -1 है, और -1 रेज टू पावर 1 + 3 यानी कि 4 इवन है तो पॉजिटिव आएगा। तो अगर हम यहाँ पर इन तीनों को रिप्लेस कर दें, क्योंकि ये हमें नज़र आ रहा है कि ये तीनों के तीनों को फैक्टर्स हैं, ये A11 है, ये A12 है और ये A13 है। तो रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है डिटर्मिनेंट ऑफ A की, ये वाली, ये हमारे पास कुछ यूँ बन जाएगी, A11 + A12 + A13 इसको यूज़ करके हम किसी भी ऑर्डर का किसी भी ऑर्डर का डिटर्मिनेंट डिफाइन कर सकते हैं। तो आगे हम लोगों ने एक nth ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डिफाइन किया है इसी पैटर्न पे, फॉर द मैट्रिक्स A11 A12 A1n A21 A22 अप टू सो ऑन A2n एंड सो ऑन AN1 AN2 सो ऑन ANn ऑफ ऑर्डर n। वी डिफाइन डिटर्मिनेंट ऑफ A बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू AI1 ये A ये वाला एलिमेंट है, और ये A क्या चीज़ है, ये को फैक्टर है। सिमिलरली AI2 आई मीन्स आपकी इसकी किसी भी रो से एक्सपेंशन कर सकते हैं, प्लस अप टू सो ऑन AIN दिस इज कॉल्ड लैप्लासिस एक्सपेंशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n। डिटर्मिनेंट की आपको समझ आ गई। अब डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमने आगे जो एक्सरसाइज सॉल्व करनी है उसमें हमने प्रॉपर्टीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी है, इफ मैट्रिक्स A इज़ ट्राइंगुलर अपर और लोअर। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है वो भी बताया हुआ है, दैट इज़ ऑल द एंट्रीज बिलो और अबव द मेन डायगोनल आर 0। ये मेन डायगोनल है हमारे पास, अगर इसके अबव सारी की सारी एंट्री 0 हो जाए तो हम इसको कहते हैं ये लोअर ट्राइंगुलर है, और अगर इस डायगोनल के बिलो सारी की सारी एंट्री 0 हो जाए तो हम कहते हैं ये अपर ट्राइंगुलर है। देन इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ इट्स मेन डायगोनल। अगर ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो, यानी कि डायगोनल के ऊपर या नीचे सारी की सारी एंट्री 0 हो, तो जस्ट इसका डिटर्मिनेंट मेन डायगोनल की एंट्रीज का प्रोडक्ट होगा। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि हमारे पास अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई एक कॉलम या कोई एक रो, यहाँ पे रो भी हो सकती थी, को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया हुआ है, हमें नज़र आ रहा है कि ये किसी न किसी नंबर का मल्टीपल है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस एक कॉलम या उस एक रो में से उसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। ये याद रखिएगा कि मैट्रिक्स के केस में हमने क्या कहा था कि अगर कॉमन लेना है तो वो पूरे मैट्रिक्स में से कॉमन लेना पड़ता है, अगर मल्टीप्लाई करना है तो पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। डिटर्मिनेंट में अगर आपने कॉमन लेना है तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में से कॉमन लेना पड़ता है, और अगर मल्टीप्लाई करना है तो किसी एक कॉलम या किसी एक रो को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। वो जो सी मर्ज़ी को कर लें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन किसी एक कॉलम या किसी एक रो को, पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। थर्ड प्रॉपर्टी, इफ अ रो और अ कॉलम ऑफ A इज़ 0 देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ इक्वल टू 0। कि किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई एक रो या कोई एक कॉलम 0 हो जाए तो फिर उसका डिटर्मिनेंट भी 0 होता है। नंबर 4, हमारे पास यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है कि एक कॉलम है या ये एक रो भी हो सकती थी। कॉलम क्या नज़र आ रहा है हमें कि ये दो चीज़ों का सम है, ये दो कॉलम्स का सम है।
तो इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे लिख सकते हैं कि पहले वाले कॉलम के साथ सारा का सारा डिटर्मिनेंट और दूसरे कॉलम के साथ सारा का सारा डिटर्मिनेंट, इन दो डिटर्मिनेंट्स के सम के इक्वल इसको लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ये सिचुएशन हो तो आप इसको दो अलग अलग डिटर्मिनेंट्स के साथ लिख सकते हैं, और अगर आपके पास इस तरह से हो कि सिर्फ एक कॉलम डिफरेंट है बाकी सारा का सारा सेम है, तो आप इसको इकट्ठा करके एक कॉलम में ऐड कर सकते हैं। नंबर 5, इफ़ अ रो or column is multiplied by a non-zero scalar and added to another row or column, then the value of determinant A remain unchanged। कि हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने रो ऑपरेशंस किए थे या कॉलम ऑपरेशंस किए थे कि आप किसी एक रो को या कॉलम को किसी नॉन ज़ीरो से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे कॉलम या रो में ऐड कर देते थे, तो मैट्रिक्स तो वो नहीं रहता, डिफरेंट हो जाता है, लेकिन डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फ़र्क नहीं पड़ता, डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आती है। नंबर 6, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज चेंजेस द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर आप दो रोज़ या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं, सपोज आप इन दो रोज़ को चेंज करेंगे तो यहाँ पे जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, या इन दो कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे तो जो बाहर साइन है वो भी चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव था तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा। नंबर 7, इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए आर आइडेंटिकल देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के दो रोज़ या दो कॉलम्स आपस में सेम हो जाएं, आइडेंटिकल का मतलब है इक्वल आ जाए, ये कॉलम इस कॉलम के इक्वल आ जाए या ये रो इस रो के इक्वल आ जाए, तो इस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ जाएगा, 0। नंबर 8, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। क्या आप ए का ट्रांसपोज ले लेंगे या ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना, दोनों सेम आएंगे। नंबर 9, फॉर एनी n by n matrices A and B, determinant of AB is equal to determinant of A into determinant of B, determinant of B into determinant of A is equal to determinant of BA। स्टूडेंट्स, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर ए बी और बी ए ये आपस ए और बी कम्यूट कर गए हैं, कम्यूट नहीं किए। एक्चुअली डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये कोई ना कोई नंबर होता है, तो नंबर्स में हमें पता है कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये रियल नंबर होगा। अगर आप रियल मैट्रिसेस ले रहे हैं तो ये रियल नंबर होगा, कम्प्लेक्स ले रहे हैं तो ये कम्प्लेक्स नंबर होगा, और दोनों के दोनों फील्ड्स हैं, हमें पता है कि ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करते हैं। तो डिटर्मिनेंट अगर दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के ऊपर डिटर्मिनेंट अप्लाई करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं कि या तो उनको मल्टीप्लाई करके फिर डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, या डिटर्मिनेंट फाइंड करके फिर मल्टीप्लाई कर लें। दोनों का डिटर्मिनेंट सेपरेट किया जा सकता है, और चूंकि ये दोनों के दोनों नंबर्स होंगे रियल या कम्प्लेक्स, तो ये आपस में कम्यूट करेंगे। जब ये कम्यूट करेंगे तो आप इस वाले रूल के साथ इसको अगर आप डिटर्मिनेंट अलग करें तो b इंटू ए भी हो सकता है। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इवेल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। अब इवेल्यूएट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये है कि आपको एक्सपेंशन करनी आती है, जैसे हमने पीछे फार्मूला में पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले, कि आप इसके पहली रो से या पहले कॉलम से या किसी भी रो या किसी भी कॉलम से इसको एक्सपेंड कर दें। या फिर ये हो सकता है कि हम इसकी किसी एक रो को या एक कॉलम को पहला छोड़ के बाकी सारी एंट्री 0 बना लें, फिर उसको एक्सपेंड करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया भाई, ये पहला 1 है, अगला वाला 0 है। हम अगर इस 2 को भी 0 बना लें सम हाउ, कोई रो या कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके, तो फिर इसको एक्सपेंशन बिल्कुल ईजी हो जाएगी। हमने क्या किया, हमने C3 में से माइनस कर दिया 2C1, C3 माइनस 2C1, तो ये 2 माइनस 2 0 हो गया। इसी तरह ये 5 माइनस 6, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 6 हो जाएगा, 5 माइनस 6 माइनस 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, 7 माइनस 10 माइनस 3। अब आप इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो पहले 1 इंटू 1 के बाद ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, ये बचेगा। उसके बाद माइनस अगला वाला आना था 0, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर वो सारा 0, उसके बाद फिर 0 आना था, फिर सारा का सारा 0। तो हमारे पास जस्ट ये वाला एक डिटर्मिनेंट बचा है। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, 4 को -3 से मल्टीप्लाई किया, -12 माइनस आएगा, फिर 6 इंटू -1 -6, तो माइनस इंटू -6 प्लस 6 हो जाएंगे, -12 प्लस 6 इज इक्वल टू -6। तो ये आपके इस डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया। इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में हमने क्या किया है, इस 1 को यूज़ करके इन दोनों को 0 बना लिया। कैसे 0 बनाएंगे कि आप क्या करेंगे, C2 में C3 ऐड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, और C1 में से आप माइनस कर देंगे 2C3,
तो ये हमारे पास 0 0 1 आ गया। इसको जब आप एक्सपैंड करेंगे तो ये 0 इंटू समथिंग, फिर 0 इंटू समथिंग, फिर 1 इंटू ये रो और ये कॉलम डिलीट किया आपने, -5 6 -7 3, ये आ गया हमारे पास। -5 इंटू 3 -15 और -7 6 -42, माइनस माइनस प्लस, 42 में से 15 माइनस किए 27 आपके पास आंसर आ गया। सिमिलरली इसका थर्ड पार्ट आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इवेल्यूएट। अब आपके पास एक 4/4 डिटर्मिनेंट आ गया है, तो प्रोसीजर वही है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इवेल्यूएट करना, क्योंकि अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे किसी रो या किसी कॉलम से तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आसान करने के लिए क्या करते हैं, हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम को रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके ज़ीरो बना लेंगे, तो उससे हमारे पास क्या हो जाएगा, उसको एक्सपेंड करना आसान हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, R3 माइनस R1 किया। R3 में से R1 को माइनस करें तो 3 - 2 1 बच गया, और बाकी जो कुछ पे फिर इस 1 को यूज़ किया आपने, इन सबको बाकी सबको ज़ीरो बना लिया, जैसे आप लोग एचेलॉन फॉर्म में करते रहे। ये सारे ज़ीरो बन गए, तो अब आप क्या करेंगे, इस कॉलम से, ये कौन सा कॉलम है, C1, इससे एक्सपेंड करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये जस्ट 1 बचेगा। और उसके बाद ये वाला रो, ये वाली रो और ये वाला कॉलम डिलीट करने के बाद जो बाकी बचेगा वो आप लिख लेंगे। ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। और उसके बाद इसको क्या किया हुआ है उन्होंने, पहली वाली रो से एक्सपेंड कर लिया, 5 इंटू -38 इंटू 5, 10 इंटू 10, फिर उसके बाद माइनस आना था तो फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 इंटू ये कॉलम और ये रो छोड़ा आपने, 11 5 और 10 2 प्लस 4 इंटू 10 11 एंड -38 2 ये हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद -286 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी इसी तरह से है। अब हमें ये नज़र आ रहा है कि कुछ कॉल इसकी रो 3 है वो ऑलरेडी 0 0 0 है, इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम एक्सपेंड ही R3 से कर लेते हैं। तो R3 से एक्सपेंड करने से क्या होगा, -2 इंटू ये रो और ये कॉलम आपने स्किप किया, बाकी हमारे पास क्या आ गया, 7 5 2 4 1 1 और 1 3 4, ये हमारे पास आ गया। और बाकी क्योंकि 0 0 0 है तो वो सारे के सारे ज़ीरो हो जाएंगे, बाकी के जो 3 इसके मज़ीद और डिटर्मिनेंट्स आने थे वो ज़ीरो हो गए। उसके बाद आपने इसको एक्सपेंड कर लिया R3 से, पहले रो से एक्सपेंड कर लिया आपने इसको, तो 7 इंटू 4 1 3 1 -5 इंटू 4 4 एंड 1 1 और फिर 2 इंटू 4 3 1 1 तो ये हमारे पास 92 इसका आंसर आ गया। सिमिलरली इसका थर्ड पार्ट है, उसको भी आप लोग कर लीजिएगा। फोर पार्ट में हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसको आपने एवेल्यूएट करना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारे पास इसकी जो कॉलम्स हैं वो समहाउ डिवाइड होते होंगे किसी पे। जैसे ये हमारा कॉलम नज़र आ रहा है कि ये 6 का टेबल है, 6 6 12 24, इसमें से हम लोगों ने क्या किया, -6 को कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास आ गया 1 1 2 4। अब इस 1 को यूज़ करके हम क्या कर लेते हैं, इन सबको ज़ीरो बना लेते हैं, क्योंकि इनके साथ कैलकुलेशन करनी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाएगी, इनके साथ कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान होगी। तो हमने इसको यूज़ करके इन सबको ज़ीरो बना लिया। R1 - R2 ये क्या हो जाएगा, R3 - 2 R2 और R4 - 4 R2 4 R1, ये हमारे पास सारे ज़ीरो हो गए। उसके बाद आपने क्या किया, इसको C4 से एक्सपेंड कर लिया, तो ये 1 के साथ ये वाला कॉलम और ये वाली रो डिलीट, ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास डिटर्मिनेंट बच जाएगा। उसके बाद फर्दर हमने क्या कर दिया, इसके पहले वाले कॉलम में से 8 कॉमन ले लिया, 8 16 32 8 के टेबल में आता है। इस वाले में से माइनस कॉमन ले लिया हमने, और इस वाले में से हमने क्या कॉमन ले लिया, 4, जो 4 के टेबल में आ रहा है सारा। तो ये कॉमन लेने से ये पॉजिटिव हो गया। उसके बाद 192 हो गया। फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इसको 1 को यूज़ करके इन दोनों को ज़ीरो बना लिया हमने। ज़ीरो बनाने के बाद एक्सपेंशन कर लिया, हमारे पास ये आ गया 32,265। इसका फिफ्थ पार्ट है, उसमें हमने क्या कर दिया, हमने C1 को ऐड कर दिया C4 में।
1 को -1 में ऐड किया 0, 1 को -1 में ऐड किया 0, -1 को 1 में ऐड किया 0, 1 को -1 में ऐड किया 0 और -1 को 1 में ऐड किया 0। तो ये सारे के सारे 0 आ गए। हमने अभी भी पढ़ा कि किसी भी डिटर्मिनेंट का पूरी रो या पूरा कॉलम 0 हो तो उसका आंसर 0 आता है। आप इसको इस कॉलम से एक्सपेंड करें तो ये सारे के सारे 0 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट कि आपने शो करना है कि ये जो हमारा डिटर्मिनेंट है इसको फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखना है। तो इस डिटर्मिनेंट को हम कहते हैं सर्कुलेंट। सर्कुलेंट का क्या मतलब है, ये इन्हीं को सर्कुलेट करके आपके पास ये अगले वाली रोज और अगले वाले कॉलम्स आ रहे हैं। तो हम इसके ऊपर क्या करते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। क्या, R1 + W R4। R1 में जब आप W × R4 अप्लाई करेंगे तो A + WB या BW, W² R3 CW² आ जाएगा और उसके बाद W³ R2 DW³ आ जाएगा। सिमिलरली ये सारे के सारे। और हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि W4 = 1, इसकी पावर 4 1 के इक्वल है। अब हम इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व ये करते हैं कि पहला वाला हमारे पास है A + BW + CW² + DW³। उसके आगे जो हमारे पास अगला वाला एलिमेंट है B + CW + DW² + AW³। अगर हम इसको W³ इसमें से कॉमन ले लें, या ये कह सकते हैं कि अगर हम पहले वाले को W³ से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये बनता है। जैसे गौर करें तो ये बनेगा AW³, फिर BW4, W × W³, ये W⁴ हो जाएगी और W⁴ हमने क्या कहा हुआ है, = 1 है। तो ये अकेला B बचेगा। फिर उसके बाद W³ × W², W⁵। 5 में से 4 की जगह पे हमने 1 लिख दिया तो ये CW बचेगा। और उसके बाद W³ × W³, ये W⁶ हो जाएगा। तो पावर 6 में से पावर 4 1 के इक्वल है, बाकी क्या बची, पावर 2 DW²। सिमिलरली जो हमारे पास ये थर्ड एंट्री है वो हमारे पास किसके इक्वल है, अगर आप फर्स्ट वाले को W² से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बनता है A + BW + CW² + DW³। A को W² से मल्टीप्लाई किया AW², उसके बाद BW को W से मल्टीप्लाई किया BW³, फिर CW² को W² से मल्टीप्लाई करेंगे तो W² W4 हो जाएगा, W4 = 1। तो ये जस्ट C बचेगा। और इसी तरह W² को W³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो W⁵, 5 में से 4 की जगह 1 लिख दिया हमने तो बाकी DW बचेगा, WD या DW। सिमिलरली ये लास्ट वाली एंट्री। अब हमें नज़र आ रहा है कि ये जो बाकी तीनों एंट्रीज़ हैं इनके अंदर A + BW + CW² + DW³ आ रहा है। पहली एंट्री भी हमारी यही है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन तीनों को हमने रिप्लेस कर दिया इन तीनों से, और रिप्लेस करने के बाद आपने इन सब में से क्या कॉमन ले लिया, ये जो सेम एंट्री सब में आ रही है इन सबको कॉमन ले लिया। A + BW + CW² + DW³ इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ द फर्स्ट रो, तो हमने उसको कॉमन ले लिया फर्स्ट रो में से। बाकी हमारे पास ये डिटर्मिनेंट बच गया। अब हमें ये कहा गया है कि जो W⁴ = 1 और ये जो है W, ये 4th रूट है किसका, 1 का। 4th रूट ऑफ 1 क्या होते हैं, 1 - 1 ओमेगा अयोटा माइनस अयोटा। हम इसको क्या करते हैं, हम इसको रिप्लेस करते हैं। सबसे पहले हम जब 1 यहाँ पे पुट करेंगे W की जगह पे तो ये बनेगा A + B + C + D। हमारा पहला फैक्टर क्या बनेगा, ये A + B + C + D। जब आप इसकी जगह पे -1 पुट करेंगे तो ये बनेगा A - 1 इंटू, तो ये A - B प्लस ये -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा C + C, और ये -1 का क्यूब -1, ये A - B + C - D, ये हमारे पास ये बनेगा। उसके बाद जब आप इसके अंदर अयोटा पुट करेंगे तो ये A + B अयोटा, फिर यहाँ पे जब अयोटा पुट करेंगे तो अयोटा स्क्वायर -1 होता है -C, और यहाँ पे जब अयोटा पुट करेंगे तो अयोटा क्यूब यानी अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर -1 तो ये -D अयोटा आ जाएगा। यहाँ पे अयोटा मिसिंग है, वो लगा लीजिएगा आप। और जब आप इसके अंदर माइनस अयोटा पुट करेंगे तो ये A - B अयोटा, फिर यहाँ पे जब माइनस अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा तो वो फिर -1 ही होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस और अयोटा का स्क्वायर -1 -C। और यहाँ पे जब आप माइनस अयोटा का क्यूब लेंगे तो माइनस अयोटा का स्क्वायर हमने कहा था -1 आ रहा है, और फिर माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये +D अयोटा आ जाएगा।
हमारे पास 4 फैक्टर आ गए इसके, इन चारों वैल्यूज़ को डिफरेंट पुट करने के साथ। तो हम क्या कर सकते हैं, इस सारे को लिख सकते हैं इसके इक्वल। ये पहला फैक्टर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ये क्या है, के क्या चीज़ है, इस डिटर्मिनेंट को इवेल्यूएट करने के बाद हमारे पास कोई के इक्वल वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, हमने इस सारी एक्सप्रेशन को इक्वेट किया। हम अगर गौर करना तो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करने से a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, तो a रेज टू पावर 4 आएगा। तो a पावर 4 को दोनों साइडों पे जब आप इक्वेट करेंगे, किस किस की दोनों साइडों पे, इसकी साइड पे और जो हमें स्टार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ था ये, इस डिटर्मिनेंट को भी जब आप एक्सपेंड करेंगे तो a पावर 4 आएगा। तो दोनों एक लेफ्ट साइड पे आपका कोफिशिएंट क्योंकि 1 है, तो राइट साइड पे भी हमने ये देख लिया कि के की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल आ गई। उसको पुट करने से हमारे पास डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, डेल्टा इज इक्वल टू इसका प्रोडक्ट, वेयर डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा। हमने क्या करना था, हमने इसको फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखना था, जो कि हम यहाँ पर लिख चुके हैं।